कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले। सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की अवधि 3 महीने बढ़ाई। संविदा पर रखे जाएंगे सहायक प्राध्यापक। राजधानी में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाओं का किया सम्मान। नैनीताल और हरिद्वार युवा मंगल दल हुए सम्मानित। सख्त भू कानून की मांग को लेकर 28 जनवरी को हल्द्वानी में महारैली। संघर्ष समिति की बैठक में हुआ फैसला। विरोध में उत्तरायणी मेले के दौरान स्थायी निवास प्रमाण पत्र बहाएंगे सरयू नदी में। बासपुर पुलिस की कार्रवाई। धनसारा में गौकशी के आरोप में 4 अभियुक्त गिरफ्तार। 106 किलो प्रतिबंधित गौमांस बरामद। और रुद्रपुर में शुरू हुआ सरस मेला। कई राज्यों से महिला सहायता समूह ने उत्पादों की लगाई प्रदर्शनी। कार्यक्रमों में दिखेगी पहाड़ की लोक संस्कृति। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजधानी देहरादून के सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम और उच्च शिक्षा को लेकर फैसला लिया गया। इस बात को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की अवधि 3 महीने तक बढ़ा दी गई है और लग्जरी टैक्स का भी वन टाइम सेटलमेंट कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों सहायक प्राध्यापकों की भर्ती चल रही है, लेकिन फिर भी 25 पद रिक्त रहने की संभावना है, जिस पर कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि सभी सहायक प्राध्यापकों को संविदा पर रखा जाएगा ताकि इस स्तर पर बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023-24 चल रही थी, तो उसमें एक तो समय बढ़ाया गया है 3 माह का, और उसमें लग्जरी टैक्स छूट गया था जिसकी सेटलमेंट नहीं हो रही थी। उसको कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि लग्जरी टैक्स की भी वन टाइम सेटलमेंट की जाए और 3 माह इसका समय बढ़ा दिया जाए। अगला मद उच्च शिक्षा विभाग का था। महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती चल रही है और कुछ आ भी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 25 पद रिक्त रहने की संभावना है। तो ये निर्णय लिया गया कि उनको संविदा पर रखा जाएगा ताकि इस स्तर में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। राजधानी देहरादून के सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आवास विभाग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में वर्ष 2021 से नजूल नीति चल रही थी, जिसमें अब संशोधन कर उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह ने केंद्र सरकार को नई नीति मंजूर के लिए भेज दी गई। इस बात को लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कहा कि जब तक नई नीति को भारत सरकार की मंजूरी नहीं मिलती, तब तक नए नियम नहीं बना सकते हैं। तो नई नियमावली के आने तक पुरानी नियमावली को ही लागू किया जाएगा। नजूल नीति 2021 वाली चल रही थी और बाद में एक्ट पास किया गया, जो कि माननीय राज्यपाल द्वारा उनको भारत सरकार को कॉन्सेंट के लिए भेजा गया है, और जब तक वो भारत सरकार से वापस नहीं आएगा तब तक उसके नियम नहीं बन सकते। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि जो नजूल नीति पुरानी हमारी 2021 की है, 21 वाली, उसको जब तक ये नियमावली नहीं बन जाती तब तक उसी को एक्सटेंड किया जाएगा। और एक इसमें और परिवर्तन था कि जो फ्री होल्ड कराती थी स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण, उसको पहले 5% ही देना पड़ता था, लेकिन पिछली नीति में 5% का 35% हो गया था, जिसमें नगर निगम और स्थानीय निकाय और प्राधिकरण कहना था कि ये ज्यादा है, तो उसको वापस 5% पे ही लाया गया है। अगर फ्री होल्ड जमीन इनको मिलती है तो ये केवल 5% जमा कराएं। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग उत्तराखंड की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। इस दौरान युवा मंगल दल नैनीताल और युवा मंगल दल हरिद्वार को
सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान को 1 लाख, दूसरे स्थान को 50,000 और तीसरे स्थान को पाने वाले दल को 25,000 की धनराशि प्रदान की गई। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि युवाओं के आदर्श भी हैं। युवा विवेकानंद को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे उत्तराखंड के भी युवा लगातार राज्य युवा महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए आज राष्ट्रीय युवा महोत्सव के कदम पे पहुंचे हैं। निश्चित रूप से ये अपने आप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाना अपने आप में, क्योंकि वो युवाओं के सबसे बड़े आदर्श है, तो उनसे बहुत सारे उनके विचारों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जब लोगों के साथ संवाद में आता है तो निश्चित रूप से वे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से जुड़ते भी हैं। और एक युवाओं के आदर्श के रूप में आखिरकार हमें कम आयु में भी हम कितना बड़ा संदेश जो है वह समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए दे सकते हैं, वो स्वामी विवेकानंद जी से, उनकी जीवनी से सीखा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मां धारी देवी और भगवान श्री नागराजा देव डोली शोभा यात्रा 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने देव डोलियों की विधिवत पूजा अर्चना कर सभी राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देव डोलियों की परंपरा देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग होने के साथ ही हम सभी के अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण यह परंपरा हम सभी को ईश्वर से जोड़ने का अलौकिक माध्यम है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद श्री मधु भट्ट भी उपस्थित रही। आचार्य मधुसूदन जवाल, जुयाल, राजदीप भट्ट और मनोज धस्माना ने मुख्यमंत्री को देवडोलियों की शोभा यात्रा के भ्रमण की कार्यक्रम की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री आवास में अक्षत वितरण टोली के सदस्यों ने अयोध्या से लाए गए पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्रक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम आगामी 22 जनवरी को श्री अयोध्या धाम में दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके अंतर्गत पूरे देश में धूमधाम से अक्षत कलश यात्रा संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को हम सब प्रभु श्री राम लला को भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस संचार विभाग की प्रभारी बनाई गई चैनिका उनियाल पंडा देहरादून पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान चैनिका ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जानकारी दी। चैनिका पंडा ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो अन्याय इन 10 सालों में किया, उसको लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी दर, महंगाई, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, किसानों के मसले संबंधित कई महत्वपूर्ण विषय उठाए जाएंगे। कहा कि यह यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें देश के लोगों से जुड़ने की अपील की गई है। की बात नहीं है, एक ही साल के अंदर दूसरी यात्रा है, ठीक है। और आज से पहले कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा नेता है हिंदुस्तान में जो खुद जनता के बीच में पैदल चल के जा रहा हो, तमाम मौसमी मार के बावजूद, और वो पैदल चल करके आम आदमी से बात करने की कोशिश कर रहा हो, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे लगता है कि इस बात के लिए राहुल जी की प्रशंसा होनी चाहिए कि जनपद पौड़ी के सभी 15 ब्लॉकों में अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए कांग्रेस की ओर से न्याय यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस ने आगामी 14, 15 और 16 जनवरी को प्रदेश की सभी जनपदों और ब्लॉकों में न्याय यात्रा निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि कांग्रेस अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए लगातार आंदोलन कर रही है। हमारे आदर्श नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उनके द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जो कि मणिपुर इंफाल से होना है। यह यात्रा 6700 किलोमीटर लंबी है और इस यात्रा की तर्ज पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय करण महाराज जी, तो उनके द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि पूरे जिलों में जो है, उत्तराखंड के सारे जिलों में जो है 14, 15 और 16 को न्याय यात्रा निकाली जाएगी। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के 5 लाख गांवों में अक्षत वितरण किया जाएगा। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत सहस्त्रधारा रोड की द्रोण वाटिका कॉलोनी से हुई। कॉलोनी के अध्यक्ष राजदेव यादव, सचिव सुधीर मेहता और कोषाध्यक्ष बलराज कृष्णा दीक्षित ने मंदिर से कलश यात्रा निकालकर अक्षत वितरण की शुरुआत की। तो यात्रा के दौरान कॉलोनी के 150 परिवारों के घर अक्षत और पत्रक वितरित किए गए। कॉलोनी सचिव सुधीर मेहता ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए देश के
5 लाख गांवों में पूजित अक्षत वितरण की शुरुआत पहले से हो गई है। 22 जनवरी को मठ मंदिरों में भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ और आरती जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं कॉलोनी अध्यक्ष राजदेव सिंह यादव ने कॉलोनी वासियों से घर पर 5 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाने का आह्वान भी किया। अक्षत वितरण 15 जनवरी तक चलेगा। कॉलोनी में हुए इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने और कॉलोनी निवासी ने उपस्थिति दर्ज कराई। ऋषिकेश में उत्तराखंड क्रांति दल ने रैली निकालकर राज्य सरकार से जल्द सशक्त भू कानून लागू करने की मांग की। रैली में शामिल लोगों ने धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान मूल निवास अधिकार और अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को फिर दोहराया। तो पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार को जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड ने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून की मांग को लेकर बैठक की। राजधानी देहरादून के शहीद स्मारक पर भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की ओर से आयोजित बैठक में भू कानून की मांग पर विचार मंथन किया गया। इस दौरान भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के समन्वयक मोहित डिमरी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। समिति के संयोजक ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के दौरान समिति के सभी लोग अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र सरयू नदी में बहाएंगे और 28 जनवरी को हल्द्वानी में महारैली भी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद और महान विभूतियों के गांव जाएंगे और वहां की मिट्टी लेकर शहीद स्मारक आएंगे। थराली विधानसभा में तहसील मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर बना लकड़ी के पुल लोगों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। गांव के ग्रामीण जान हथेली पर रखकर पुल से गुजरने को मजबूर हैं। बरसात के दिनों में इन ग्रामीणों पर आवाजाही का संकट बना रहता है। ग्रामीणों को बरसात के समय पानी बढ़ने पर आवाजाही का संकट सताने लगा है। उन्होंने बरसात से पहले वैली ब्रिज और मोटर पुल का निर्माण कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। हालांकि थराली तहसील के तहसीलदार प्रदीप नेगी ने आश्वस्त किया कि मोटर पुल निर्माण कार्य जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। वहीं भाजपा मंडल थराली के मंडल महामंत्री अनिल देवराड़ी का कहना है कि थराली विधायक और सूबे की सरकार जल्द ही थराली और सूना के ग्रामीणों को नए मोटर पुल की सौगात देगी। देखिए, संबंधित पुल पूर्व में पीडब्ल्यूडी के पास था और जैसे कि मेरी पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंता से वार्ता हुई तो उनके द्वारा इसका आगणन मुख्य अभियंता कार्यालय में प्रेषित किया गया है और शीघ्र ही इसमें जैसी ही कार्रवाई होगी तो उससे आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, इसमें सभी एजेंसी पूर्व में पीडब्ल्यूडी द्वारा का ही वो पुल था और वर्तमान में जो आगे की सड़क है वो पीएमजेएसवाई के अंतर्गत और एनपीसीसी के पास है। तो सभी एजेंसियों से बातचीत की जाएगी और इसमें जो सुरक्षा को लेकर है उसमें संबंधित थाना क्षेत्र को भी अवगत कराया जाएगा कि वहाँ पर किसी। टनकपुर में जिला प्रशासन, शहरी विकास और नगरपालिका परिषद टनकपुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवाड़ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी सरकार की गारंटियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शिविर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के विभागों ने अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं के विभागीय स्टॉल लगाए, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि, उद्योग विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए। इस दौरान वंचित पात्र लाभार्थियों के आवेदन को भी मौके पर जमा किया गया। इस दौरान भूपेंद्र प्रकाश जोशी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद टनकपुर और नगर पालिका परिषद पूर्व अध्यक्ष हर्षवर्धन रावत ने हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत वहां मौजूद लोगों को शपथ दिलाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज टनकपुर के पड़ाव पर थी और माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशों पर जो भी योजनाएं इस देश को मिली हैं, हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए और जो भी योजनाएं इस देश को मिली हैं उसके बारे में आज जानकारी दी गई। मोदी सरकार ने योजनाएं नहीं, मोदी सरकार एक गारंटी की बात कही। मोदी सरकार में ये कहा जाता है कि आपको जो हम लाभ दे रहे हैं वो गारंटी है कि हम आपको लाभ देंगे। इस तरह की अनेकों योजनाएं, चाहे नल से संबंधित हो, हर घर नल है, चाहे आवास से संबंधित हो, चाहे अन्न से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित। हमारे जो फल खोखा ठेला पटरी वाले हैं उनको बहुत लाभ इस योजना में, उसका बहुत फायदा मिला है। जैसे कि 10,000
चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। इसके लिए पंचायती राज सचिव हरिचंद सेमवाल ने आदेश जारी किए। सरकार के इस आदेश पर रजनी भंडारी के पति और बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। सत्ता की ताकत के बल पर सरकार ने यह फैसला किया है। आपको बता दें कि रजनी भंडारी पर 2012-13 में आयोजित नंदा राज्य जात के निर्माण कार्य के टेंडर में गड़बड़ियों का आरोप है। हालांकि शासन ने रजनी भंडारी को पिछले साल भी इन्हीं आरोपों के आधार पर पद से हटाया था, लेकिन कोर्ट से बहाली के आदेश के बाद रजनी भंडारी अपने पद पर बनी रही। जब कमिश्नर की जांच में कोई भी तनियमितता नहीं पाई गई, कोई भी रुपये का जो है लेन देन नहीं हुआ है, तो फिर किस आधार पर हटा रहे हैं वो? मेरे कहने का मतलब है कि महेंद्र भट्ट जी मेरे से चुनाव हारे हैं और चुनाव का बदला लेने के लिए वो जो है सरकार की ताकत के बल पे रजनी भंडारी को उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो ये सरकार है, सरकार चमड़े के सिक्के चला रही है, जैसे मर्जी वैसे कर रही है और अपनी ताकत के बल पे चुने हुए प्रतिनिधियों का इस तरह से जो है हटा रही है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरा अध्याय है और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है। जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आएंगी, भ्रष्टाचार के मामले आएंगे, उन पे कड़ा प्रहार हमारी सरकार करेगी। चमोली जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष के संबंध में इसी प्रकार की शिकायतें आई हैं। उसमें प्रशासनिक स्तर पर जांच हुई है और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए और उसी आधार पर उनको पद से हटाया गया है। बाजपुर के ग्राम धनसारा में 106 किलो प्रतिबंधित गौमांस के साथ 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम धनसारा में गौकशी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। सूचना मिलते ही कोतवाली बाजपुर पुलिस से टीम मौके पर पहुंची, जहां पर 4 लोग गौकशी घटना को अंजाम दे रहे थे। मौके से टीम को 106 किलो प्रतिबंधित गौमांस भी बरामद हुआ और 4 अभियुक्तों को भी मौके से गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर दिया है। रात्रि के लगभग मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ये घनसारा गांव में कुछ गोकशी की घटना हो रही है, तो हमारे थाना बाजपुर से एक टीम वहां पर भेजी गई। तो वहां पर वास्तविक तौर पर वो गौकशी हुई थी, जिसमें 106 केजी गौ मांस प्रतिबंधित मांस जो है बरामद हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्त जो है मौके से जो है गिरफ्तार हो गए हैं, जिनके खिलाफ जो है यहाँ थाना बाजपुर में एक अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा मुलजिमों को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जनपद पौड़ी की थलीसैंण पुलिस ने नशे के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 54 किलो गांजा बरामद किया है। जनपद पौड़ी की कार्यवाहक एसएसपी जया बलूनी ने बताया कि मुखबिर ने सूचना के आधार पर थलीसैंण थानाध्यक्ष सुनील पवार ने वाहनों की चेकिंग शुरू की और चेकिंग में 2 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से पुलिस को 54 किलो गांजा बरामद हुआ। तो आरोपियों की पहचान जयपाल सिंह और बालम सिंह के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट के आदेश पर दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया है। कालसी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने घटनाओं में शामिल शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। कालसी थाना पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में चोरी करते थे। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के साथ ही चोरी जैसे लंबित प्रकरणों पर भी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में कालसी थाना क्षेत्र में चोरी की अलग अलग वारदातों में शामिल शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे चोरी किया गया माल भी बरामद हुआ है। इन पे दर्ज मुकदमों के आधार पर सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। देखिए, कालसी थाना क्षेत्र में 4 घटनाएं हुई थी, जिनका खुलासा वहां की टीम द्वारा किया गया है। इसमें 2 जो आज हम लोगों ने मुलजिम पकड़े हैं, उसमें 2 पशु चोरी से संबंधित मामले हैं और कुछ देवदार की लकड़ी को चुराने से संबंधित एक प्रकरण।
तो उससे और एक मंदिर में चोरी हुई थी, उससे संबंधित मुलजिम को हमने कल पकड़ के जेल भेज दिया है। तो चारों जो सेलाकोई थाना पुलिस ने एक ठग गैंग को गिरफ्तार किया है। ये गैंग विभिन्न राज्यों में एटीएम ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे और यहां भी एटीएम ठगी के इरादे से आए थे, जिसके पास से दर्जनों एटीएम कार्ड और असलहा बरामद हुए। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि हरियाणा के मेवात जिले का रहने वाला राहुल खान अपने साथी रिजवान, नसीम और तारिक के साथ गैंग बनाकर एटीएम पर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। रायवाला थाना पुलिस ने चरस तस्करी करते हुए एक युवक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 125 ग्राम चरस बरामद की है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र चौहान ने बताया कि राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने आज एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी पहचान हरिपुर कला निवासी बिकू नाथ के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। रुद्रपुर में सरस मेले का केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने फीता काटकर शुभारंभ किया। 9 दिनों तक चलने वाले सरस मेले में जिले और अन्य कई राज्यों से महिला सहायता समूह ने अपने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। वहीं मेले में मुख्य आकर्षण हर शाम को मंच पर होने वाले उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें कई लोग गायक, लोक नृत्य और मशहूर गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने इस राष्ट्रीय सरस मेले में उत्तराखंड और अन्य राज्यों से आने वाली सभी महिलाओं के निर्मित उत्पादों की तारीफ की। ये राष्ट्रीय सरस मेला हम सब के लिए पाथेय बनने वाला है। पूरे देश भर के लोग यहाँ आएंगे। वो क्या उत्पाद बना रहे हैं, कैसे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने कोई अपने को कमजोर नहीं बनाया, बल्कि अपने को और आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया, वो वास्तव में हम सबके लिए अनुकरणीय होगा। तो A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। A1 टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें A1 टीवी।